आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और इसके पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम पार्टों में पढ़ाएंगे जिससे कि आपको आसानी से अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और ये अंग्रेज सबसे पहले भारत में हमारे व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली। उसी दौरान 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज विजयी हुए और 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। राजस्व के अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिए। तो ये एक छोटी सी रूपरेखा है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस लिए आए थे और इन्होंने हमारे यहाँ पर हस्तक्षेप करना कब कब कैसे कैसे इन्होंने शुरू कर दिया। और इन्हीं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हमारे संविधान का विकास की प्रक्रिया को रखा गया। तो प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो अवैध रूप से अपना व्यापार करते थे, रिश्वत लेते थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे थे और ये ब्रिटेन में जाते थे तो वहां पर इन्हें अलग दृष्टि से देखा जाता था। तो इन बातों को देखते हुए ब्रिटेन की जो क्राउन है उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण प्रारंभ करना शुरू कर दिया। और संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज का शासन। कंपनी का शासन रहा है 1773 से 1858 ईस्वी तक और ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी को कब लाया गया, 1858 से 1947 तक पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अधीन रही। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभ में ये किस उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने हमारे शासन में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। कंपनी के शासन में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे जिसमें प्रमुख बात है कि गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे जिसमें गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि की गई। उसके बाद हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर पेपर में पूछा जाए कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के कब समाप्त हुए तो 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कुछ चीजों को छोड़कर। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट जिसमें गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की बात आए तो 1813 का चार्टर एक्ट, और अगर पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार के समाप्त करने की बात आ जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट उसके बाद पढ़ेंगे और उसके बाद हो जाती है 1857 की क्रांति। और उस क्रांति के बाद ब्रिटिश शासकों को यह लगता है कि अब कंपनी के माध्यम से भारत पर नियंत्रण रखना पॉसिबल नहीं है, अब वह पूर्णतः अपना शासन भारत में स्थापित कर देते हैं और कंपनी की सारी क्रियाकलापों को क्राउन के अधीन ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ताज का शासन। ताज के शासन में हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने अपने आधिपत्य में रखा। और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के दौरान प्रमुख बात यह रही कि गवर्नर जनरल को इन्होंने वायसराय बना दिया। उसके बाद हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे जिसमें मुख्य बात है सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर शुरू होती है। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है, अधिकतम भाग इसी से लिए गए हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि 1858 से पहले जब तक ताज के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई है, उससे पहले जितने भी कानून बने हैं उन्हें एक्ट कहा गया है और उसके बाद जितने भी कानून बने हैं उन्हें अधिनियम कहा गया है। क्या कहा गया है? अधिनियम। तो यहाँ ये गौर करने वाली बात है।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का पहला कदम माना जाता है। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए पहला एक्ट माना जाता है, पहला कानून माना जाता है, नियम माना जाता है, और भारतीय संवैधानिक विकास का पहला चरण भी इसी को माना जाता है। इसमें भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। सबसे पहले किसकी नींव रखी गई? केंद्र प्रशासन की। ब्रिटेन के द्वारा इस तरह के नियम बनाए गए कि भारत को एक केंद्र से कंट्रोल किया जाए, और उस केंद्र में पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीनों में अलग अलग गवर्नर थे। अब केंद्र में लाने के लिए इन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला यदि गवर्नर की बात पूछी जाए कि पहला गवर्नर कौन था, तो पहला था रॉबर्ट क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब इस एक्ट को हम 2 भागों में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए नियंत्रण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर, और भारत में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए। तो ब्रिटेन में कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। यानी कि संसद के द्वारा यह कानून लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जाए। दूसरा है, कंपनी को चलाने हेतु 2 मंडलों का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन, जिसमें 24 सदस्य थे, और एक निदेशक मंडल गठन किया गया। तो इस तरह से ब्रिटेन में 2 परिवर्तन हुए। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना हुई, और कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और निदेशक मंडल का गठन किया गया। भारत में मैंने अभी बताया है कि बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल पद बनाया गया, और इसकी परिषद में 4 सदस्यों को रखा गया। अब 4 सदस्यों में यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्णय को दिया जाता था। मान लीजिए 2 लोग एक बात पर सहमत हैं और 2 लोग एक बात पर सहमत हैं, तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देकर और किसी एक की तरफ जिधर सहमत हो जाता था वही उस बात को मान लिया जाता था। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियों पर कुछ नियंत्रण लगाया गया है। अब बात करते हैं 1774 में, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा एम्प्रे को। किसको बनाया गया? एलिजा एम्प्रे को। और इसके साथ साथ कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर पूर्णतः क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी पर एक नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की गई और केंद्रीय प्रशासन की नींव को डाला गया गवर्नर जनरल के माध्यम से। अब पढ़ते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट की प्रमुख बातें क्या हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी पर केंद्रीय नियंत्रण और बढ़ गया। केंद्रीय नियंत्रण कैसे बढ़ गया कि गवर्नर जनरल को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? क्योंकि इस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोगों की जगह कितने सदस्य हुए? 3 सदस्यों को रखा गया, जिससे कि यदि गवर्नर जनरल किसी एक सदस्य को समर्थन प्राप्त कर ले तो वो अपनी बातों को मनवा सकता है। तो इस तरह से गवर्नर जनरल के अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि राजनीतिक कार्य अलग देख रहा है और व्यापारिक कार्य कोई अलग देख रहा है, तो ये शासन व्यवस्था कैसी होगी? दोहरी शासन व्यवस्था, यानी द्वैध शासन का प्रारंभ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को माना जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, नियंत्रण बोर्ड का गठन। इस नियंत्रण बोर्ड का कार्य था कि ब्रिटिश भारत में समस्त नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण रखता था, और व्यापारिक कार्यों के नियंत्रण के लिए निदेशक मंडल का क्या किया गया? गठन किया गया। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किसमें है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया दोहरा शासन प्रणाली, और केंद्रीय नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात की है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें।
वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।